Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about theory of natural selection. In this topic, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ डार्विनिज्म। उसके बाद रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में देखेंगे, वेरिएशंस के बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में जानेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ यूज़फुल वेरिएशंस जो हैं उनके इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, नई स्पीसीज़ कैसे बनती हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे डार्विनिज्म और लैमार्किनिज्म में जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। डार्विनिज्म, एक साइंटिस्ट थे डार्विन जिन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, जिसको बोला गया डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन एडवांस बाय चार्ल्स डार्विन। जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है जो कि स्पीसीज़ के इवोल्यूशन के बारे में बताती है, उसको बताया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, अनाउंस्ड ऑन जुलाई 1, 1858। उसको उन्होंने 1 जुलाई 1858 में अनाउंस किया। डार्विन ने स्टडी की थी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर कि किस तरीके से नेचर जो होता है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब नेचर सेलेक्ट करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। एक बार आपको फिर बता देती हूँ। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर जो होता है उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है जो कि बेस्ट फिट होता है एनवायरनमेंट के लिए। उस टाइम का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट या नेचर जो होता है वो सेलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होता है। डार्विन ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड, डार्विन जो थे वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने चक्कर लगाया। 19वीं सेंचुरी में अपने शिप से लगाया था जिसका नाम था HMS बीगल। नोट दैट पॉइंट, HMS बीगल, ये उनके शिप का नाम था HMS बीगल। विद अ सर्वेइंग एक्सपेडिशन फॉर 5 ईयर्स, उन्होंने सर्वे किया था लगभग 5 साल तक। 1831 में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 1836 में उनकी जर्नी ख़त्म हुई थी। और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गए और उन्होंने वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वहाँ के जो रहने वाले जानवर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने किसके ऊपर स्टडी की कि नेचुरल सिलेक्शन से किस तरीके से स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है। और उसके बाद उन्होंने नवंबर 1859 में इसको अपना उनका जो थ्योरी थी, उनका जो वर्क था उसको पब्लिश किया। इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। डार्विन मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, किस तरीके से इवोल्यूशन होता है। ओनली प्रोसेस दैट प्रमोट अडप्टेशन, इवोल्यूशन एकमात्र ऐसी प्रोसेस है मतलब जो कि अडप्टेशन को प्रमोट करती है। क्या होता है कि एनवायरनमेंट, जैसे कि जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे कि जब हार्श कंडीशंस आ जाते हैं, हैवी कोल्ड, हैवी रेनफॉल, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है एनवायरनमेंट का, तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उनके अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की नई नई अडप्टेशंस अपने अंदर ले आते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, नेचर सेलेक्ट कर लेता है। धीरे धीरे करके उनके अंदर क्या होता रहता है, इवोल्यूशन आ जाता है और एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। द मैकेनिज्म फॉर अडप्टेशन एंड इवोल्यूशन, जो मैकेनिज्म है अडप्टेशन और इवोल्यूशन की, उसको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। ये जो थ्योरी है वो ये बताती है कि दोज ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एनवायरनमेंट में अच्छे से अडप्ट हो जाते हैं, उनके जो चांसेस होते हैं किसके, सर्वाइव करने के और रिप्रोडक्शन के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस के चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी थी। रैपिड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर उन्होंने देखा था, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने बात करी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी। उसके बाद उन्होंने बताया वेरिएशंस से क्या होता है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ यूज़फुल वेरिएशंस, इनके बारे में अपन देखेंगे अभी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ज़्यादा जब स्पीसीज़ मल्टीप्लाई करती हैं, जब उनके अंदर हैवी रिप्रोडक्शन होता है तो उनके अंदर काफ़ी सारा उनकी नई नई स्पीसीज़, नए नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है, तो इसको अपन ने बोला है रैपिड मल्टीप्लिकेशन और ओवर प्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग्स दैन कैन सर्वाइव, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है, नई नई ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं जो कि क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। देयर इज़ हाई डेथ रेट, अगर क्या होगा, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे तो
डेथ रेट भी हाई हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे तो रह नहीं सकते एनवायरनमेंट के अंदर। इसलिए जब ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के होने की वजह से डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो लगभग 48 घंटे में 3 बार डिवाइड करता है। 48 घंटे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 2 डेज़, है ना? मतलब 2 दिन में पैरामीशियम जो होता है वो 3 बार डिवाइड करता है। उसकी रेट है रिप्रोडक्शन की। अ सिंगल पैरामीशियम विल प्रोड्यूस इन 5 ईयर। एक सिंगल पैरामीशियम जो होता है वो 5 साल में मास ऑफ पैरामीशियम प्रोड्यूस कर देता है। मतलब इतने ज़्यादा पैरामीशियम प्रोड्यूस कर देता है इन 5 सालों में कि उनका जो टोटल मास होता है वो अर्थ का जो साइज़ है उसके अप्रॉक्सिमेटली 10,000 टाइम्स इक्वल हो जाता है। मतलब एक दिन में अगर एक पैरामीशियम सॉरी 2 दिन में अगर एक पैरामीशियम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप लगा सकते हो कि 5 साल में कितना मल्टीप्लाई करेगा। 2 दिन, 1 साल में ही 365 या 366 दिन होते हैं, तो मतलब कितने ज़्यादा पैरामीशियम्स क्या होंगे, नए-नए पैरामीशियम्स जन्म ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो अर्थ होगा वो उनसे भर जाएगा। प्लांट रिप्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ सीड्स ईच ईयर। प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हर साल थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, हज़ारों सीड ऐसे होते हैं जो बनते हैं नए-नए तरीके के। ऐसे ही एक और एग्जांपल है कॉड फिश का, जो कि क्या करती है, बहुत सारे अंडे एक बार में प्रोड्यूस करती है, मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करती है। अगर सारे के सारे अंडे क्या हो जाएँ, हैच होकर के नई-नई फिशेज़ बना लें, अगर सारे के सारे अंडे डेवलप हो जाएँ फिशेज़ में, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो अटलांटिक ओशन है वो किससे भर जाएगा, कॉड फिश से भर जाएगा इन 5 सालों में। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन के, आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर। लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज क्या-क्या होते हैं, जैसे कि फूड है, बेसिक नीड्स जो होती हैं आप लोगों की ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, स्पेस, हैबिटेट, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, मतलब ये बेसिक नीड है। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड हो जाएँगे। अगर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, अर्थ पर स्पेस कम पड़ जाएगा। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाएँगे, बहुत ही सीमित हो जाएँगे। इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन इन एनिमल या प्लांट्स की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो गई, तो उनको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, फिर ज़्यादा कॉ फूड चाहिए होगा, है ना? लेकिन यूनिवर्स तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑर्गेनिज़म्स इंक्रीज़ हो गए, तो भाई अर्थ का या यूनिवर्स का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग। यूनिवर्स का जो साइज़ है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ऑर्गेनिज़्म की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, इन ये फूड और स्पेस जो है वो भी उनको ज़्यादा चाहिएगा। इंडिविजुअल कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्स। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, जितने हैं उतने ही हैं। तो क्या होगा, वो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, आपस में उनके अंदर कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। किन किन चीज़ों के लिए कंपटीशन करेंगे, फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, है ना, मेटिंग के लिए, मतलब उनको खाने के लिए भी फूड चाहिएगा सभी को, तो वो खाने के लिए कंपटीशन करेंगे, वाटर के लिए कंपटीशन करेंगे, रहने के लिए स्पेसेस अर्थात रहने के लिए कंपटीशन करेंगे। मेटिंग भी एक बेसिक नीड है हर एक ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि उनको आगे रिप्रोडक्शन करके नई-नई ऑफ़स्प्रिंग्स बनानी होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्या होगा, रैपिड प्रोडक्शन होगा, ठीक है? रैपिड प्रोडक्शन होगा तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएँगे। फिर है, अब उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो आपस में कॉम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, तो धीरे-धीरे करके उनको उनकी लाइफ़स्टाइल जो होगी उनके लिए टफ़ पड़ जाएगी, है ना? तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन अमंग मेंबर्स। एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे फूड के लिए, लिविंग स्पेस और अदर जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ़ उनके लिए। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ थ्री फोल्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए 3 तरीके से हो जाता है क्या स्ट्रगल, ठीक है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब कि विद इन स्पीशीज़, मतलब जो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं वो आपस में ही कॉम्पीट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? इंटर स्पेसिफिक मतलब 2 स्पीशीज़ आपस में किसी एक रिसोर्स के लिए लड़ेंगी, कॉम्पिटिशन करेंगे, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। अगर क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ने लगता है, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है कभी-कभी। ऐसे ही बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
ठीक है। देखिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इसमें 2 डियर दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, इसमें क्या होगा, 2 अलग-अलग स्पीशीज़ के मेंबर एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रगल, जैसे कि इसमें दिखाया गया आग लग गई है, सारी जगह हीट इंक्रीज़ हो गई है, तो यहाँ पर रहने के लिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरिएशंस एंड अडेप्टेशंस। अब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़ वेरी। ये समझना कि एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ह्यूमंस हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं। एक दूसरे से सभी अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, तो सभी के अंदर वेरिएशंस तो आती ही हैं। ये क्या है, डार्विन ने अपना की कॉन्सेप्ट लिया था, किस चीज़ का, वेरिएशंस का। डार्विन डेवलपिंग इस थ्योरी, जब अपनी थ्योरी को वो डेवलप कर रहे थे, बिकॉज द एनवायरनमेंट चेंज, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मोर वेरिएशंस विद इन अ स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर भी धीरे धीरे करके क्या होता है, वेरिएशंस आती रहती है। द मोर लाइकली विल इट विल सर्वाइव, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होगी तो उतना ही ज़्यादा वो सर्वाइव करने की उसके चांसेस होंगे। ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, हर एक इंडिविजुअल में क्या होते हैं, अपने अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स से ऑब्टेन करते हैं, तो सभी के अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन होते हैं। एंड इनहेरिटेड ट्रेट दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, चांस है चेंज की जगह पर। एन इनहेरिटेड ट्रेट दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ऐसी इनहेरिटेड ट्रेट जो कि ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल के चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर देती है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। बेसिकली देखें तो अडेप्टेशन होती क्या है, देखिए कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, मतलब कि जो नई ऑफस्प्रिंग्स आती हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट, जैसे कि एग्जांपल देखें ह्यूमंस का ही, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों में, आपके पेरेंट्स में, सब में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, तो क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन थोड़ी थोड़ी करके वेरिएशंस आती रहती हैं। और ये जो वेरिएशंस होती हैं क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आती हैं। जैसा जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आएंगी। ये वेरिएशंस जो होंगी उस एनवायरनमेंट के लिए क्या होंगी, फेवरेबल होंगी, मतलब उस एनवायरनमेंट में हम रह सकें, उस चीज़ के लिए वो हेल्प करेंगी, हेल्पफुल होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को अपन क्या बोल देते हैं, धीरे धीरे कर अडेप्टेशन बोल देते हैं। जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब अपन जाएंगे, मतलब जब आएगी तो क्या होगा, वेरिएशंस आएंगी। फिर दूसरी से तीसरी जनरेशन आएगी, तीसरी से चौथी आएगी, तो पहली जनरेशन तीसरी जनरेशन से बहुत डिफरेंट होगी, पहली जनरेशन चौथी जनरेशन से और ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो धीरे धीरे करके नई नई वेरिएशंस आती जाती हैं। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को ही नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। द इंडिविजुअल विद द बेस्ट ट्रेट, ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर बेस्ट ट्रेट्स, सबसे अच्छे ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं, विल सर्वाइव, वो सर्वाइव करता है, एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन इट्स ट्रेट टू ऑफस्प्रिंग, और उसके अंदर क्या होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है अपनी इन ट्रेट्स को अपने ऑफस्प्रिंग में पास करने की। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन द फिनोटाइप, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो फिनोटाइप पर एक्ट करता है। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब बाहर से कोई आदमी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है उसको बोला जाता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर जीन्स का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके का है, जेनेटिकली वो कैसा है, अगर देखें तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है किस पर एक्ट करता है, फिनोटाइप पर एक्ट करता है, ना कि जीनोटाइप पर। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं जिराफ का, तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें कुछ जिराफ ऐसे हैं जिनकी नेक बहुत लॉन्ग है, और कुछ जिराफ ऐसे हैं जिनकी नेक बहुत शॉर्ट है। तो पहले क्या था, जब श्रब्स थी, छोटी जो झाड़ियाँ थी, तो जो छोटी नेक वाले जो जिराफ थे वो इजीली उन श्रब्स को खा लेते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि किसी कारणवश वो श्रब्स इरेडिकेट हो गई, वहाँ से चली गई, ख़त्म हो गई। तो क्या हो गया, अब वो छोटी नेक वाले जो जिराफ हैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पर, ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज़ हैं उन पर नहीं खा सकते, क्योंकि वो इतना ऊंचा नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे करके जब वो कोशिश करते रहे कंटिन्यू ऊंचा उठने की, तो उनके अंदर क्या हो गया, नई नई जब जनरेशन्स आई तो वेरिएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से उन्होंने लॉन्ग नेक को अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट नेक थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई, और आने वाली जो जनरेशन्स थी उनमें सभी के अंदर लॉन्ग नेक दिखाई देने लगी।
एक बार मैं पढ़ देती हूँ। सम जिराफ हैव लॉन्ग नेक एंड अदर हैव शॉर्ट नेक, समथिंग कॉस्ट लो डाइंग श्रब्स टू डाई आउट। मतलब जो जो लो मतलब छोटी वाली जो श्रब्स थी वो ख़त्म हो गई। द जिराफ विद शॉर्ट नेक वुड नॉट गेट इनफ फूड। अब छोटी नेक वाले जो जिराफ थे उनको इनफ फूड नहीं मिल पा रहा, पर्याप्त रूप से फूड नहीं मिल पा रहा। तो कुछ जनरेशन के बाद, आफ्टर अ फ्यू जनरेशन, क्या हुआ, सभी जिराफ जो थे उनके अंदर क्या हो गई, लॉन्ग नेक आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशंस का इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब क्या होता है, इंडिविजुअल सेलेक्टेड बाय नेचर, जिन इंडिविजुअल को नेचर सेलेक्ट कर लेता है, मतलब जिनके अंदर जो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि उस एनवायरनमेंट में रहने लायक हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को नेचर सेलेक्ट कर लेता है। तो उनके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो उनकी यूजफुल, जिन ट्रेड्स की वजह से नेचर ने उनको सेलेक्ट करा है, वो उन ट्रेड्स को क्या करते हैं, अपनी आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको पास ऑन कर देते हैं। द इंडिविजुअल सेलेक्टेड बाय नेचर पास ऑन देयर यूजफुल वेरिएशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है दस, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ऑफ फिट इंडिविजुअल वाले, वो भी फिट होते हैं। मतलब ऐसे पेरेंट्स जो खुद फिट हैं एनवायरनमेंट में, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो भी उस एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होंगी। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं एक बारी। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया दे रहा है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे करके क्या होगा, वेरिएशंस आने लग गए इनके अंदर। पहले तो सारी एक जैसी थी, इसके बाद वेरिएशंस आ गई, कुछ डार्क कलर की दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइट कलर की। अब क्या हो गया, ये जो पहले वाली जनरेशन थी जो लाइट कलर की थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गई। ठीक है, नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, डार्क वाली को, फिर उनके अंदर इनहेरिटेंस आ गई, तो फिर ये क्या हो गया, अच्छे से नई वाली जो जनरेशन आई है डार्क कलर वाली, वो इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में न्यू फेवरेबल वेरिएशंस अपीयर एंड सप्लीमेंट द अनफेवरेबल। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल आएगा। इन ईच जनरेशन, न्यू फेवरेबल जनरेशन, जो नई फेवरेबल वेरिएशंस हैं वो दिखाई देती हैं हर एक जनरेशन में, और जो पुरानी वाली अनफेवरेबल क्या थी कैरेक्टर्स थे वो उनको ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं, उनकी जगह पर फेवरेबल वेरिएशंस आ जाती हैं। आफ्टर अ नंबर ऑफ जनरेशन, फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके काफ़ी सारी जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आती रहती हैं, बिकम सो मैनी, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक नई स्पीसीज़ का जन्म हो जाता है। ठीक है कि जैसे देखें इसमें पहले ये आप छिपकली वाला डायग्राम देखिए, इसमें ये अलग टाइप की है और धीरे धीरे करके इनके अंदर जब ये डिवीज़न कर रही है तो इनके अंदर नई नई ऑफ स्प्रिंग्स आ रही है। इन ऑफ स्प्रिंग, ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं अपनी पेरेंट ऑफ स्प्रिंग से क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। फिर ये वाली जो ऑफ स्प्रिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी, तो ये अपने पेरेंट से और भी डिफरेंट है। फिर धीरे धीरे करके एक नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर है डार्विनिज्म वर्सेस लैमार्किनिज्म। अब है डार्विन ने भी अपनी थ्योरी दी थी जिसको बोला डार्विनिज्म, एंड फिर लैमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी नेचर के सिलेक्शन के ऊपर ही एक थ्योरी दी थी। तो उनके अंदर क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो डार्विन थे वो बिलीव नहीं करते थे इंटरनल वाइटल फोर्स के अंदर, जबकि जो लेमार्क थे उनका मानना था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। अब ये वाइटल फोर्स का क्या मतलब है, तो डार्विन क्या करते हैं, दीज वाइटल फोर्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसका कोई पार्ट नहीं है ये वाइटल फोर्स जो है, बल्कि जो लैमार्क थे वो क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं न्यू नीड को और डिज़ायर को ऑफ प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर। मतलब उनका मानना ये था कि ये जो नई स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर खुद से जो उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनकी जो डिज़ायर होती है, उनकी वजह से नई स्ट्रक्चर बनती हैं। उनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो हैबिट्स हैं उनके अंदर चेंज आते हैं, ये उनका अंदर का खुद का वाइटल फोर्स होता है, बल्कि डार्विन ये सब नहीं मानते थे। फिर डार्विन कहते हैं कि एन ऑर्गन कैन डेवलप फर्दर और डीजनरेशन और डी ओनली ड्यू टू कंटिन्यूस वेरिएशन। डार्विन कहते हैं कि ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है फर्दर, आगे और ज़्यादा, और डीजनरेट हो जाता है किसकी वजह से, कंटिन्यूस वेरिएशन आती जाती है, इस वजह से जो पुराना वाला ऑर्गन है वो डीजनरेट हो जाता है और नया ऑर्गन डेवलप हो जाता है। जबकि लेमार्क कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ़ ऑर्गन इज कंसिस्टेंटली यूज्ड, इफ़ ऑर्गन इज कंसिस्टेंटली यूज्ड, मतलब अगर वो ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है वो अगर कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है तो इट वुड बी बेटर डेवलप, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। वेयर एज जबकि डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है तो तो वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ऐसा लैमार्क कहते हैं। लेकिन डार्विन क्या कहते हैं,
कि ये वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है, फिर डार्विन कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जबकि लेमार्क कहते हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए। फिर डार्विन जो है उन्होंने कहा है कि ओनली यूज़फुल वेरिएशंस आर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन, कि सिर्फ और सिर्फ जो यूज़फुल वेरिएशंस हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। जबकि लेमार्क का मानना था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स एक ऑफिस कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, अपनी लाइफ टाइम में खुद ग्रैंड करता है, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। जबकि डार्विन कहते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो बेस्ड है किस पर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, की जो ऑर्गेनिज्म नेचर में अच्छे से फिट होगा उसका ही सिलेक्शन होगा। जबकि लेमार्क का मानना था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कुछ होता ही नहीं है, वो उसके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करते। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें। थैंक यू।